नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर। दोस्तों, पिछली क्लासों के अंदर हमने अधिगम के सिद्धांतों को शुरू किया था और सबसे पहले हमने अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ा तो हमने पाया कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरे जो हैं वो संज्ञानवादी सिद्धांतों के अंदर उनको बांटा गया, रखा गया। हमने सबसे पहले व्यवहारवादी सिद्धांतों को शुरू किया था और व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंदर हमने सबसे पहले जिस सिद्धांत की बात की थी वो था भूल वह प्रयत्न का सिद्धांत। भूल वह प्रयत्न का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत दिया किस व्यक्ति ने था, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। पियर थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत पर हमने चर्चा कर ली थी। तो दोस्तों, आज जो हम जिस सिद्धांत पर या दूसरे जो सिद्धांत पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अनुबंधन का सिद्धांत। अधिगम के अंदर मोस्ट पॉपुलर सिद्धांत माना जाता है ये अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, अनुबंधन के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि अनुबंधन होता क्या है। सबसे पहला जो हमारे सामने दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो पहला प्रश्न आता है वो ये है कि अनुबंधन क्या चीज है, क्या होता है अनुबंधन। तो देखिए, जब हम किसी भी क्रिया को बार बार दोहराते हैं, जब हम किसी उद्दीपक को हासिल करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने के बाद जो एक स्थिति बनती है वो स्थिति ही क्या कहलाती है? हमारा अनुबंधन कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहते हैं। एक कंडीशन तैयार हो जाती है उस चीज के साथ में। तो वो चीज क्या है? वो वस्तु, वो क्रिया क्या कहलाती है? वो अनुबंधन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी लक्ष्य को लेकर, ये आपका क्या है? कोई उद्दीपक है, या ये उद्दीपक है आपका। आप इस उद्दीपक के लिए क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, बार बार अनुक्रियाएं कर रहे हैं। और एक समय जब आएगा जब इस पे आप बार बार क्रियाएं करेंगे तो इस क्रिया और इस उद्दीपक के बीच में क्या एक बॉन्डिंग बन जाएगी, एक बॉन्डिंग, या हम कह सकते हैं कंडीशन बन जाएगी, या हम कह सकते हैं इसे अनुबंधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुबंधन। तो ये ही क्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। जब हम किसी भी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसके अंदर क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने के बाद उस क्रिया के साथ में, उस विषय वस्तु के साथ में हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है। उस संबंध स्थापित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उस व्यवहार को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। तो ये बात थी अनुबंधन। अब बात आती है कि जो ये अनुबंधन है, इस अनुबंधन का सबसे पहले प्रयोग मनोविज्ञान के अंदर किस व्यक्ति ने किया था? तो देखिए, अनुबंधन का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो पावलोव था। कौन था? पावलोव था। ये पावलोव कहाँ का था? ये रूस का मनोवैज्ञानिक था। क्या था? रूस का मनोवैज्ञानिक था एक, जिसने सबसे पहले अनुबंधन पर आधारित एक सिद्धांत दिया था। या हम ये कह सकते हैं कि अनुबंधन का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो पावलोव ने किया था। ठीक है, अब हम ये सिद्धांत शुरू करते हैं। ये तो थी सामान्य अनुबंधन की बात कि अनुबंधन होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहली सिद्धांत के अंदर जो बात आती है वो है कि अनुबंधन का जनक, मनोविज्ञान में अनुबंधन का जनक, या हम ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ कंडीशनिंग इसे कहा जाता है। अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं? तो पावलोव को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? पावलोव। ये कहाँ का था? ये रूस का था। ये याद रखना कि ये कई बार पूछ लिया जाता है कि फलाना मनोवैज्ञानिक जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है या कहाँ से है, तो ये रूस से था। ठीक है ना। ये तो बात हुई अनुबंधन का जनक की, कि अनुबंधन का जनक पावलोव को कहा जाता है, जो कि एक रूस का मनोवैज्ञानिक था। अब देखिए, सबसे पहले पावलोव ने अनुबंधन का प्रयोग करके एक सिद्धांत दिया था जिसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधन
अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या कहते हैं? अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। और हम इसे क्या कह सकते हैं? इसके अगर उपनाम की अगर मैं बात करूं तो इसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। और ये तो थे दो नाम, और इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं? इसे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। हम इसे परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत और परंपरागत अनुबंधन के साथ हम इसे और क्या कह सकते हैं और किस नाम से हम इसे बुला सकते हैं? तो इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। और साथ साथ हम इसे अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत क्या कहते हैं? अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात हमें इसमें याद रखनी है कि मनोविज्ञान में वो पहला व्यक्ति कौन है जिसे उसके प्रयोग के ऊपर उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया? क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, या नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो देखिए, पावलोव ही वो पहला व्यक्ति था जिसे 1904 के अंदर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और ये प्रयोग किस प्रयोग के आधार के ऊपर इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हम ये कह सकते हैं कि कुत्ते की लार ग्रंथि के ऊपर इसने प्रयोग करके ये बताया था कि भोजन के समय क्या होता है, कुत्ते की लार में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। यानी कि हम कुत्ते की लार ग्रंथियों के ऊपर प्रयोग करने, उसकी पाचन क्रिया के ऊपर प्रयोग करके इसने निष्कर्ष निकाला था कि कुत्ते की लार के अंदर क्या होती है? भोजन के समय बढ़ोतरी होती है। और इस प्रयोग के लिए उसे 1904 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, या नोबेल पुरस्कार उसे दिया गया था। किसे? पावलोव को दिया गया था। ठीक है ना? और जब ये सिद्धांत दिया कि इस प्रयोग के बाद में इस पावलोव ने ये सिद्धांत दिया था अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। और ये अनुबंधन अनुक्रिया का जो सिद्धांत इसने जब दिया, तो इस सिद्धांत के अंदर जो इसने प्रयोग किया था ना, वो प्रयोग किस पे किया था? एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। और ये प्रयोग कैसा प्रयोग था वो हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि ये प्रयोग किस प्रकार से किया गया था पावलोव के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया था कि एक कुत्ता था, एक भूखा कुत्ता या कुत्ते को इसने कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है ना? ये था कमरा। अब इस कमरे के अंदर इसने इसको बंद कर दिया, और जैसे ही कमरे के अंदर इसको बंद किया तो इसकी जो दैनिक दिनचर्या थी भोजन देना, उस प्रक्रिया को शुरू करते हुए इसने क्या किया कि इसने देखा कि जैसे ही कुत्ते के सामने क्या लाया गया? भोजन लाया गया। क्या लाया गया? भोजन या खाना लाया गया। तो कुत्ते के मुंह से क्या आने लगी? लार आने लगी। कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। तो हम इस भोजन और इस लार को हम क्या कह सकते हैं? ये क्या हुआ कि कुत्ते के सामने भोजन का आना और उसके मुंह से लार आना, ये क्या है? लार आना क्या है? भोजन को देखकर क्या हो सकती है? ये अस्वाभाविक क्रिया है। क्या है? अस्वाभाविक क्रिया है ना एक। ये कौन सी क्रिया है? अस्वाभाविक क्रिया है। ठीक है ना? सॉरी, स्वाभाविक क्रिया है ना ये। कुत्ते के मुंह से लार आना स्वाभाविक क्रिया है। तो हम इस स्वाभाविक क्रिया के साथ में ये जोड़ सकते हैं कि ये क्या है? इस भोजन को पावलोव ने क्या माना? स्वाभाविक उद्दीपक माना। क्या माना? स्वाभाविक उद्दीपक माना। क्या माना? स्वाभाविक उद्दीपक माना।
अब हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, यानी कि भोजन देखेगा कुत्ते के मुंह से लार ही आएगी। ये क्या है, नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता है कि कुत्ते का भोजन देखते ही उसके मुंह से लार आना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति उसने क्या की, स्वाभाविक क्रिया। अब देखिए स्वाभाविक उद्दीपक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, अनकंडीशनल स्टिमुलस कह सकते हैं ना, अनकंडीशनल स्टिमुलस कह सकते हैं हम इसे। स्वाभाविक उद्दीपक को हम इसे अनकंडीशनल स्टिमुलस कह सकते हैं। और स्वाभाविक अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कह सकते हैं ना, यूसीआर, इसे इससे व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने क्या हुआ, सबसे पहले इसके सामने यूसीएस रखा गया और क्या प्राप्त हुआ, हमें यूसीआर प्राप्त हुआ, यानी कि ये क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या प्राप्त हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया, क्या प्राप्त हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति अनकंडीशनल रिस्पांस प्राप्त हुआ। यानी कि सबसे पहले क्या दिया गया, हम क्या कह सकते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन था, क्या था, भोजन। और भोजन को देखकर क्या प्राप्त हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त हुई, यानी कि लार प्राप्त हुई। तो पहली जो हमारे पास कंडीशन बनती है ना अनुबंधन की, वो कंडीशन क्या बनेगी, यूसीएस और यूसीआर बनेगी। ये आपको याद रखना है, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको, प्रश्न बनता है यहां से। तो देखिए सबसे पहली बात क्या बनी, यूसीएस के प्रति यूसीआर बना, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, यानी कि भोजन को देखती लार आना एक स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक क्रिया है, ये आप और हम सभी जानते हैं। फिर क्या हुआ, फिर इसने क्या किया, अगले ही दिन इसने ये कुछ टाइम दोहराने के बाद में इसने क्या किया, इसने इस क्रिया के अंदर एक अन्य उद्दीपक को भी जोड़ना शुरू किया, यानी कि अन्य विषय वस्तु को जोड़ दिया। क्या, तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्या आया, यूसीएस के प्रति यूसीआर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो क्रिया थी यानी कि भोजन और लार, बात समझ में, पहली क्या थी, भोजन और लार। हिंदी में इसे समझ लीजिए कि भोजन क्या है, स्वाभाविक क्रिया है, और लार क्या है, अस्वाभाविक, क्या कह सकते हैं हम इसे, स्वाभाविक उद्दीपक, क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। और ये क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया। पहली बात, पहली कंडीशन क्या बनी, यूसीएस प्लस यूसीएस, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन में इसने क्या किया कि भोजन देने से पहले, भोजन देखिए कुत्ता था इस कमरे के अंदर, ये कुत्ता था यहाँ पे, अब भोजन क्या है कि ये इसका दरवाजा था, ठीक है ना, ये दरवाजा था इस कमरे का, इस कमरे के दरवाजे का गेट जब खोलने से पहले, इस कमरे का दरवाजे का गेट खोलने या खुलवाने से पहले इसने क्या किया, इसकी डोरबेल यानी इसकी दरवाजे की घंटी बजाना शुरू किया, घंटी बजाना, और घंटी बजाकर फिर इसको भोजन देना प्रारंभ किया। तो पहली क्रिया के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले क्या बजाया इसने, घंटी, सबसे पहले घंटी, फिर भोजन, फिर लार, यानी कि अभी भी क्या हुआ कि भोजन को देखकर ही लार आई है। घंटी बजाया, पहले घंटी बजाना इसने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, और जब इस क्रिया को बार बार इसने दोहराना शुरू किया, यानी कि इस क्रिया को, यानी कि ये जो कंडीशन है इसकी, घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार, इसको बार बार दोहराया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भोजन क्या है, यूसीएस, क्या है, यूसीएस, और ये क्या है, यूसीआर, ठीक है ना, यूसीएस और यूसीआर,
इस यूसीएस और यूसीआर से पहले इसने क्या कर दिया, घंटी को एक इसने अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में यूज करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि अस्वाभाविक को हम क्या कह सकते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि सीएस कह सकते हैं। यानी कि इसने ये जो क्रिया बनती है, इसमें जो ये कंडीशन बनती है कि सीएस फिर यूसीएस फिर यूसीआर प्राप्त हुआ। यानी कि सबसे पहले घंटी बजाना और घंटी बजाकर यूसीएस और फिर यूसीआर, यानी कि घंटी पहले है फिर भोजन को देखकर ही लार आई है। ठीक है ना, इसका इस पर कोई इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ा है। तो देखिए अब अनुबंधन करवाना है किसके साथ, इस घंटी के साथ में हमें क्या करवाना है, अनुबंधन करवाना है। तो अनुबंधन कराने के लिए ये जो क्रिया है ना, इसको बार बार दोहराना पड़ेगा। इस क्रिया को हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। तो पावलोव ने क्या किया कि इसी कंडीशन को बार बार दोहराना शुरू कर दिया, और जब बार बार इसे दोहराया ना, जब बार बार इसे दोहराया गया तो एक समय ऐसा आया कि ये जो भोजन यूसीएस है ना, इस यूसीएस की जगह कौन ले लेगा, सीएस ले लेगा। क्या ले लेगा, सीएस। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीएस के बराबर क्या होगा, हमें यूसीआर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यूसीआर प्राप्त होगा। सीएस के बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, यूसीआर। और जो ये यूसीएस है वो क्या आएगा, ये हट जाएगा यहां से। यानी कि घंटी की आवाज सुनते ही घंटी और फिर लार, ये जो है क्रिया बन जाएगी यहाँ पे, घंटी और लार। यानी कि सीएस क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया होने लग जाएगी। यानी कि इसको घंटी बजाकर फिर खाना दिया गया और भोजन के और घंटी की आवाज सुनाई देती ही क्या हो जाएगी, इसे इसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, जब ये क्रिया बार बार होगी ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस सीएस के प्रति क्या हो जाएगी, इसकी सीआर हो जाएगी। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति उसकी अस्वाभाविक क्रिया होने लग जाएगी। यानी कि घंटे की आवाज घंटी फिर लार, घंटी लार, घंटी लार, ऐसे एक क्रिया उसके साथ होने लग जाएगी कुत्ते के साथ। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, ध्यान से इसको हम सही तरीके से समझे तो देखिए सबसे पहले यूसीएस और फिर यूसीआर, या अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक क्रिया। ठीक है ना, फिर दूसरे नंबर पे क्या बनेगा, दूसरे नंबर पे इसने क्या किया कि सबसे पहले सीएस फिर यूसीएस फिर यूसीआर, यानी कि इसने क्या कर दिया, घंटी। यानी कि ये क्या है, घंटी, और ये क्या है, भोजन, और ये क्या है, लार। तो ये क्रिया होगी शुरू। उसके बाद में इसने क्या किया, इस घंटी को इस यूसीएस की जगह लेकर आया। यानी कि इसने क्या किया कि सीएस फिर यूसीआर प्राप्त किया। सीएस के बराबर इसने यूसीआर, यानी कि ये क्या है, घंटी। भोजन देने से पहले घंटी, फिर क्या प्राप्त हुई, इसे लार प्राप्त हुई। तो ये जब क्रिया बार बार दोहराई गई तो एक समय आया जब ये क्या बन जाएगी, सीएस प्लस सीआर, यानी क्या बन जाएगी, अस्वाभाविक। इसे हम क्या कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक ये इसने प्राप्त किया। तो हम ये अनुबंधन में हमने यही तो पढ़ा कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाएगा ना, तो एक समय आएगा जब उस क्रिया के साथ में हमारे उस विषय वस्तु के साथ में एक संबंध स्थापित हो जाता है, वही अनुबंधन है। तो इसने क्या किया कि घंटी और लार के बीच में क्या कर दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया। घंटी और लार के बीच में एक संबंध स्थापित किया। और ये संबंध कैसे स्थापित हुआ, जब ये क्रिया जो थी ना यहाँ वाली, इस क्रिया को इसने बार बार दोहराया। तो एक समय आया जब ये घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ता जो है वो मुंह से लार टपकाने शुरू कर देता है। तो ये जो एक क्रिया, एक बॉन्डिंग, एक जो अनुबंधन की जो एक सूत्र जो है, एक फॉर्मूला जो हमें मिला कि घंटी लार। तो हमें ये याद रखना है कि पावलोव का जो अंतिम रूप से जो अनुबंधन में रूप प्राप्त हुआ था, वो क्या प्राप्त हुआ था, उसे सीएस और सीआर प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, ये हमें याद रखना। और जो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है, यूसीएस यूसीआर जो प्रक्रिया है वो आपको याद रहनी चाहिए। याद होगी, यही प्रक्रिया पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में कि कौन सी प्रक्रिया अनुबंधन के पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको चार ऑप्शन में अलग अलग दे दी जाएगी। तो आपको याद रखना है सबसे पहले यूसीएस यूसीआर, फिर सीएस यूसीएस यूसीआर, फिर सीएस सीआर और फिर
अंतिम आपको जो भी है CH4Cr आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है, ये तो थी इसके सिद्धांत की बात, ठीक है ना, ये तो थी इसके सिद्धांत की बात। अब देखिए इसमें कुछ स्वाभाविक हम ये कह सकते हैं कि कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। एक ऐसी क्रिया हम कह सकते हैं कि सिद्धांत में व्याख्या कहा गया कि जो दो उद्दीपकों के साथ साथ लिए जाते हैं उस समय एक स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक क्रिया हो जाती है जिसे हम अनुबंधन कहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उद्दीपन सामान्यकरण की स्थिति भी पैदा होती है। क्या स्थिति पैदा होती है? उद्दीपन सामान्यकरण की स्थिति भी पैदा होती है, जिसमें हम कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य क्या हो सकता है कि एक समान उद्दीपक के प्रति होने वाली क्रिया क्या होती है? एक समान उद्दीपक के प्रति समान परिणाम प्राप्त होगा, यानी कि समान उद्दीपक है और समान ही हमें परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? उद्दीपन सामान्यकरण कहलाता है। तो देखिए इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ हमें बातों का ध्यान रखना है जिनसे प्रश्न हमारे बनने की पूरे आसार रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर आता है उद्दीपन सामान्यकरण। क्या आता है? उद्दीपन सामान्यकरण। देखिए उद्दीपन सामान्यकरण होता क्या है? उद्दीपन सामान्यकरण होता क्या है? उद्दीपन सामान्यकरण होता है जब मिलती जुलती परिस्थितियों के अंदर हम एक जैसा व्यवहार करते हैं ना, तो वही हमारा क्या कहलाता है? उद्दीपन सामान्यकरण कहलाता है। तो देखिए पावलोव के सिद्धांत के आधार पर अगर मैं बताऊं इसमें क्या होगा कि देखिए कुत्ते का अनुबंधन किसके साथ करवाया गया था? डोरबेल के साथ में, घंटी की आवाज के साथ में। अगर मान लीजिए वही कुत्ता भागकर किसी रेलवे स्टेशन पे चला जाए, किसी रेलवे स्टेशन पे, और अगर मैं मान लू ये ना मानते हुए मैं ये कहूं कि जब अनुबंधन करवाया जा रहा था, तो देखिए सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है, हमें इसके अंदर एक बात याद रखनी है। क्या? देखिए इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि जब अनुबंधन करवाया गया था तो किसके साथ करवाया गया था? घंटी के साथ में करवाया गया था, डोरबेल के साथ। तो मान लीजिए उसी समय जब अनुबंधन करवाया जा रहा था, उसी समय अगर किसी अन्य आवाज का भी सुनाई दे जाए बीच में कहीं पे उसको साइकिल की आवाज या कोई हॉर्न की आवाज या कोई रेल की हॉर्न की आवाज अगर उसको बीच में सुनाई दे तो क्या होगा? या हम ये कह सकते हैं कि अगर कुत्ता भागकर किसी रेलवे स्टेशन पे चला जाए और वहां जाकर जब वो वहां प्लेटफॉर्म पे किसी रेलगाड़ी की आवाज सुनाई दे, उसके हॉर्न की आवाज सुनाई दे और कुत्ता जब मुंह से लार टपकाने लग जाए, तो वह क्या है? उद्दीपन सामान्यकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन सामान्यकरण कहलाता है। ठीक है ना, ये बात हमें याद रखनी। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज याद रखनी, ये तो था पावलोव से रिलेटेड उदाहरण। अगर मैं आपको एक अपना उदाहरण बताऊं तो देखिए मान लीजिए कोई बालक है, कोई बच्चा है, वो किसी लाल गुलाब को छूता है। क्या करता है? छूता है। छूने पर उसको क्या है? कांटा चुभता है। क्या चुभता है? कांटा चुभता है। तो क्या होगा? बच्चा उस लाल जैसी चीजों से डरने लग जाएगा, यानी कि उसके जैसी दिखने वाली सभी लाल चीजों से क्या है? बच्चा डरने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? डरने लग जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें उद्दीपन सामान्यकरण, यानी कि उसे उद्दीपन जो है वो क्या मान लिया? उस लाल वस्तु को मान लिया। जिस प्रकार से पावलोव के उस कुत्ते ने घंटी को उद्दीपन मान लिया था। अब घंटी सुनाई देगी तो मुंह से लार आएगा, चाहे वो घंटी किसी भी प्रकार की क्यों ना है, उसके मुंह से लार आना, ये उद्दीपन सामान्यकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगर मैं कहूँ इसके अंदर एक प्रयोग हुआ था, किसके द्वारा? वॉटसन के द्वारा। वॉटसन ने एक अल्बर्ट नामक एक बालक के ऊपर प्रयोग किया था। उद्दीपन सामान्यकरण की प्रक्रिया के आधार पर अल्बर्ट नामक एक बालक पर इसने प्रयोग किया था और इसने पाया कि जो अल्बर्ट था ना, वो खरगोश से डरता था। किससे डरता था? खरगोश से। और ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर, और मैं ये बता दूं आपको कई बार पूछ लिया गया है रीट के अंदर, तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके लिए। तो अल्बर्ट नामक इस बालक के अंदर खरगोश से वो क्या है? डरता था। और वॉटसन ने ये पाया कि खरगोश से डरने के साथ साथ वह किसी रोएदार वस्तु से भी डरता था।
यानी कि खरगोश की तरह मुलायम जो रोएदार वस्तु थी ना, उसको भी हाथ में लेते हुए डरने लगता था कि वो खरगोश उसके हाथ में आ गया। यानी कि दो चीजें हुई उद्दीपन समानेकरण, यानी कि खरगोश के जैसी दिखने वाली हर वो चीज से वो डरने लगा था कि, ठीक है ना, बात समझ में आई कि खरगोश के जैसी दिखने वाली हर वो चीज से वो डरने लगा था अलबर्ट एक बालक, ठीक है ना। या हम इसमें ये कह सकते हैं कि सांप से डरना, सांप से डरना, या हम कह सकते हैं सांप जैसी वस्तु से डरना। जब हम सांप से डरते हैं और अगर कोई मान लीजिए हमारी आंखें बंद और एकदम से कोई रस्सी जो है वो हमारे ऊपर आके गिर जाए तो एकदम से हम डरने लग जाते हैं, अरे सांप आ गया। तो सांप से तो डरते हैं, परंतु सांप से जैसी दिखने वाले उस चीज वस्तु से भी हम क्या है, डरते हैं, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कमरे की, इसमें एक उदाहरण और याद रखना है, कमरे की लाइट का अचानक लाइट का ऑन होते ही बालक का उठना, क्या, बालक का उठना, ये उदाहरण भी याद रखना। इन उदाहरणों में से प्रश्न आ जाता है कि इसमें उद्दीपन समानेकरण की प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए आपसे ये पूछ लेता कोई बालक जो है वो सांप से डरता है और सांप जैसी वस्तु से भी डरता है, तो ये क्रिया कौन सी है, तो ये उद्दीपन समानेकरण की क्रिया कहलाती है। याद रखना, ये पावलोव के अनुबंधन के सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें सीधी सीधी एक ही बात है कि जब हम उद्दीपन समानेकरण की प्रक्रिया होती है ना, उद्दीपन समानेकरण की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, एक समान परिस्थिति के अंदर समान उद्दीपक के प्रति समान परिस्थिति के अंदर समान व्यवहार करना, ये क्या कहलाता है, उद्दीपन समानेकरण। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसके जैसे मिलती जुलती परिस्थितियों के अंदर समान व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, उद्दीपन समानेकरण कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, उद्दीपन विभेदीकरण क्या है। इसमें तो क्या था कि उद्दीपन समानेकरण के बाद जो दूसरी जो यदि सीक्वेंस से होगा, क्या होगा, सीक्वेंस से होगा लगातार। उद्दीपन समानेकरण के बाद में एक स्थिति आती है उद्दीपन विभेदीकरण। उद्दीपन विभेदीकरण, ये उद्दीपन विभेदीकरण क्या होता है, दो उद्दीपकों के बीच में विभेद करना या अंतर करना ही क्या कहलाता है, उद्दीपन विभेदीकरण कहलाता है। तो देखिए उद्दीपन विभेदीकरण में क्या होता है कि दो उद्दीपकों के मध्य है, दो उद्दीपकों के मध्य भेद करना, क्या करना, भेद करना। मान लीजिए पावलोव के उस कुत्ते को किसके साथ अनुबंधन करवाया गया था, घंटी के साथ में, क्या करवाया गया था, घंटी के साथ में, ठीक है ना, घंटी के साथ में अनुबंधन करवाया गया था, यानी कि कुत्ता और घंटी का क्या हो गया था, अनुबंधन हो गया था। यानी कि कुत्ता घंटी की आवाज सुनते ही लार टपकाना शुरू कर देता। अब मान लीजिए उसमें उद्दीपन समानेकरण की क्रिया के दौरान ये कुत्ता जो है किसी अन्य घंटी की आवाज सुनाई देने पर, किसी अन्य घंटी की आवाज सुनाई देने पर क्या करता था, लार टपकाता था। उसे लगता था कि अब घंटी बजी है, उसे भोजन मिलेगा, यानी कि वो लार टपकाना शुरू कर देगा। यानी कि जब ये क्रिया बार बार होगी तो एक समय में उसे पता लग जाएगा कि केवल उस डोरबेल वाली घंटी की आवाज सुनाई देने पर ही मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है, अदर कोई भी घंटी की आवाज सुनाई देने पर मुझे लाल भोजन प्राप्त नहीं हो रहा। तो एक समय आएगा जब ये उद्दीपन विभेदीकरण हो जाएगा, कुत्ता जो है वो अन्य किसी भी घंटी पर लार नहीं टपकाएगा, केवल और केवल किस पे लार टपकाने लगेगा, उस डोरबेल या उस दरवाजे की घंटी के ऊपर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये बात कि कुत्ते को घंटी की आवाज पुनर्वलित किया गया था। क्या किया गया था, पुनर्वलित या अनुबंधित किया गया था घंटी की आवाज के साथ में। सीटी की आवाज पर कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों के बीच क्या विभेद करना सीख गया, और विभेद करने के बाद में कुत्ता सीटी की आवाज पे या अन्य किसी घंटी की आवाज पर लार टपकाना बंद कर देगा और केवल उस दरवाजे की घंटी के ऊपर, जो पावलोव ने पहली बार जो घंटी बजाई थी, उस घंटी के ऊपर वो लार टपकाना शुरू कर देगा। ये था विभेद, यानी कि दो उद्दीपकों के बीच में विभेद करना या अंतर करना कहलाता है। बात आई समझ में। देखिए जब उद्दीपन विभेदीकरण होता है ना, उद्दीपन विभेदीकरण होता है तो एक स्थिति और इसके अंदर तीसरे नंबर पे पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं अनुबंधन विलोपन। क्या कहते हैं, अनुबंधन विलोपन। क्या कहते हैं, अनुबंधन
विलोपन कहते हैं। अब देखिए अनुबंधन विलोपन क्या होता है। अनुबंधन विलोपन क्या होता है कि अनुबंधन विलोपन में एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसके अंदर कुत्ते को ये समझ आ जाता है कि केवल घंटी ही बज रही है, भोजन नहीं मिल रहा। घंटी बज रही है, भोजन नहीं मिल रहा। तो एक समय ऐसा आएगा कि कुत्ता जो है वो घंटी की आवाज पर लार टपकाना बंद कर देगा। क्या कर देगा? लार टपकाना बंद कर देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जो क्रिया बनेगी, सबसे पहले देखिए भोजन, लार क्या होगी? भोजन, लार, फिर घंटी। देखिए फिर क्या इसने जो क्रिया बनाई थी, घंटी, फिर भोजन, फिर लार, ये क्रिया बनाएगा इसने सबसे पहले। देखिए दोबारा ठीक से लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया? भोजन, लार, फिर घंटी, फिर भोजन, फिर लार। यहां तक बात समझ में कि सबसे पहले भोजन या लार यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया, फिर अस्वाभाविक उद्दीपक को जोड़ते हुए स्वाभाविक क्रिया के बदले स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त की। फिर उसके बाद में क्या हुआ? एक समय ऐसा आया जब ये घंटी यानी कि सीएस ये प्रति क्या प्राप्त हुआ? लार प्राप्त हुई। अब ये लार क्या है? सीआर, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त हो गई। और ऐसी ही क्रिया चलती रही, मान लीजिए बार बार चलती रहेगी कि एक घंटी लार, घंटी लार, ऐसा चलता रहेगा ना बार बार, घंटी लार ऐसा चलता रहेगा। और एक समय आएगा कि घंटी तो बजेगी परंतु लार नहीं प्राप्त। और ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? अनुबंधन विलोपन। ठीक है ना? घंटी लार होगी, यानी कि भोजन दे रहे थे यहाँ पे जिसने, मान लीजिए कि एक समय आएगा जब जिसने घंटी बजाना प्रारंभ किया, भोजन देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाया और लार टपकने लगा। तो कुत्ते को भी ऐसा लगेगा कि यार घंटी तो बज रही है परंतु भोजन नहीं मिल रहा, तो यार क्यों फिर मैं ऐसे ही फालतू में लार टपकाऊं। तो फिर इसने क्या कि लार टपकाना बंद कर दिया। तो क्या हो गया? अनुबंधन विलोपन हो गया, यानी कि अनुबंधन आप टूट चुका है। ठीक है ना? अनुबंधन टूट चुका है। ठीक है, बात समझ में? अनुबंधन का विलोपन एक ऐसी स्थिति भी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या होगा कि इसके बाद में जो दोबारा से जो क्रिया होगी यानी कि दूसरी जो अनुक्रिया हम कह सकते हैं वो है स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ, इसके अंदर क्या होता है कि हमें स्वतः ही क्या है लाभ मिलता है, हमारे अनुबंधन दोबारा से प्राप्त हो जाता है। हमें कई बार अचानक से क्या है वही समान परिस्थिति पैदा होने पर क्या हो जाता है कि अनुबंधन हमारा दोबारा से पैदा हो जाता है। हम कह सकते हैं अनुबंधन के विलोपन, अनुबंधन का हमेशा क्या होता है? विलोपन होता है। एक समय में जाकर अनुबंधन का विलोपन होगा ही होगा, यह निश्चित है। परंतु विलोपन के बाद जब कभी कभी प्राणी के सामने प्रस्तुत करते हैं कुछ भी क्रिया, तो प्राणी अचानक लाभ प्रस्तुत करता है, यानी कि समान व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है, तो अनुबंधन का क्या हो जाता है? स्वतः पुनर्लाभ। मान लीजिए क्या हुआ कि जब इसने लाभ नहीं प्राप्त तो क्या हुआ? अनुबंधन विलोपन हुआ। और मान लीजिए कभी इसने दोबारा बहुत टाइम के बाद में जब इसने घंटी बजाई और कुत्ते ने अचानक लार टपका दी, तो क्या हो गया? ये स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है ना? स्वतः पुनर्लाभ हो। ठीक है ना? ये था, ये चार चीजें हमें याद रखनी है। उद्दीपन सामान्यीकरण क्या होता है? समान उद्दीपक के प्रति समान व्यवहार, यानी कि दो समान उद्दीपकों के प्रति समान व्यवहार करना समान उद्दीपन सामान्यीकरण कहलाता है। उद्दीपन विभेदीकरण, दो उद्दीपकों के बीच में विभेद या अंतर करना क्या कहलाता है? उद्दीपन विभेदीकरण कहलाता है। अनुबंधन विलोपन क्या होगा? जब किसी की व्यवहार को बार बार किसी अनुबंधन को बार बार दोहराया जाता है तो एक समय आता है कि अनुबंधन का विलोपन हो जाता है।
ठीक है ना। और स्वतः पुनर्लाभ में क्या होता है, अचानक से वो परिणाम हमें बार बार दोबारा से प्राप्त हो जाए तो वो स्वतः पुनर्लाभ होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। उसके बाद में बात करेंगे हम समय कारक की। किसकी बात करेंगे, समय कारक। देखिए जब हम समय कारक की बात करते हैं ना, तो समय कारक में एक हमें महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि अनुबंधन की क्रिया के बीच में समय का अंतराल जो है वो कितना होना चाहिए। अनुबंधन की क्रिया के बीच में दो उद्दीपकों के बीच अनुबंधन स्थापित करते समय उन दोनों उद्दीपकों को देने के अंदर जो समय का जो ध्यान रखना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं दो उद्दीपकों के बीच अनुबंधन स्थापित होने के लिए कितने समय का अंतराल होना चाहिए, तो वो हमें याद रखना है कि 5 सेकंड का। यानी कि है हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो कि घंटी बजा दी, भोजन दे रहे हो 1 घंटे के बाद में, 1 घंटे बाद भोजन, तो भाई अनुबंधन कभी नहीं होगा, अनुबंधन कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। आपको ध्यान क्या रखना कि घंटी बजाई उसके 5 सेकंड के बाद या 5 सेकंड बाद उसको आप भोजन देंगे और भोजन उसके सामने लेकर जाएंगे तो कुत्ता मुंह से लाल। ये जो क्रिया है आप बार बार दोहराएंगे तो एक समय आएगा जब घंटी के साथ में अनुलाप उसका कुत्ते का अनुबंधन हो जाएगा। ठीक है ना। 5 सेकंड का समय है, ये याद रखना। दो उद्दीपकों को पेश करने में हमें 5 सेकंड का जो है अंतराल का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, यह बात हमें याद रखनी। ठीक, उसके बाद मैं बात करूंगा कि अनुबंधन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो देखिए अनुबंधन को प्रभावित करने के 3 ही तत्व हैं। सबसे पहला अनुबंधन को प्रभावित करने में सबसे पहला है उत्तेजना या प्रेरक का प्रभावित होना। उत्तेजना या प्रेरक का प्रभावी होना। उत्तेजना या प्रेरक का प्रभावी होना। और उसके बाद में समय कारक, ये भी तो प्रभाव डालता है ना। अगर समय कारक में ऊपर नीचे हो गया, 5 सेकंड से ज्यादा या कम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अनुबंधन नहीं होगा। तो समय कारक भी महत्वपूर्ण रखता है। और समय कारक में हमें याद रखना है कि 5 सेकंड का समय होता है। इसमें कितना होता है, 5 सेकंड का समय। ठीक है ना। उसके बाद में वातावरण या बाह्य अवरोध, क्या है, बाहरी अवरोध। बाहरी अवरोध का मतलब जब आप क्या कर रहे हैं, अनुबंधन करवा रहे हैं, मान लीजिए घंटी बजाई, भोजन दिया और लाभ प्राप्त हुई, फिर घंटी, फिर लाभ, इस बीच में क्या होगा, वातावरण क्या है, एकदम शांत होना चाहिए। केवल उसको इसी घंटी की आवाज सुनाई दी। ये नहीं कि आपका जो कमरा है या घंटी की जब आप आवाज सुनाई दे रहे हैं उस बीच आपको किसी अन्य बीच में कोई और भी अवरोध पैदा हो रहा हो किसी अन्य आवाज का, यानी कि अन्य आवाज का अवरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ये घंटी बजा रहे हैं साथ साथ में उसको रेल के हॉर्न की आवाज भी सुनाई दे रही हो, या हम ये कह सकते हैं चाय वाले की साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दे रही हो, है मोटरसाइकिल का हॉर्न उसको सुनाई दे रहा हो। ऐसा बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। केवल ये घंटी और ये लाल ऐसा होना चाहिए, केवल इसी घंटी की आवाज उसको सुनाई देनी चाहिए। यानी कि बाहरी अवरोध कोई भी नहीं होना चाहिए, तभी एक अनुबंधन होगा। ठीक है ना। तो ये थे प्रभावित करने वाले तत्व। अब बात करते हैं हम इस सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्न यहीं से ही ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस सिद्धांत पर आधारित कौन सा है, यानी कि प्राणी तभी सीखता है जब सतर्क होता है। सबसे पहली बात हमें याद रखनी, शिक्षा में प्रयोग। तो देखिए शिक्षा में प्रयोग में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले कक्षा के अंदर जब इसको हम प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसमें पहली बात आती है, प्राणी जो है ना, कोई भी प्राणी है, प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। यानी कि एक्टिव होगा ना कोई व्यक्ति, तभी ही वो कुछ ना कुछ सीखेगा। एक्टिव होने की स्थिति के अंदर ही व्यक्ति जो सीख पाएगा। अरे अनएक्टिव है ना, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सिखा पा सकते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब कुछ
उस चीज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप चाहे कितने भी उसके ऊपर माथा थोड़ी कर लो, आप वो चीज नहीं सीखेगा वो कभी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। दूसरी बात, शिक्षा में स्वर्ण जैसे सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा हम कह सकते हैं शिक्षक का सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी पर आधारित, यानी कि कोई भी कक्षा के अंदर कोई भी शिक्षक जो है वो किसी श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑडियो विजुअल जो सामग्री होती है, ऑडियो वीडियो जो सामग्री होती है, यानी कि हम कह सकते हैं किसी रेडियो का, किसी टेलीविजन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इन सभी चीजों का अगर वो प्रयोग कर रहा है ना, तो वो प्रयोग किस पे आधारित है, किसी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। और ये सिद्धांत जो है वो क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। इस पे क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार उस क्रिया को दोहराना पर बल दे रहा है ना, कि घंटी लाल बार बार उसने दोहराया, तभी जो घंटी के साथ में अनुबंधन हुआ ना, तो बार बार दोहराया। और भाषा को सिखाने के लिए ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना कि भाषा को सीखने और सिखाने में उपयोगी, सीखने और सिखाने में उपयोगी, भाषा को सीखने, और हम कह सकते हैं कि आदत का निर्माण करने में भी उपयोगी है। कुत्ते की आदत ही तो बना दी ना उसने, घंटे की आवाज सुनाई देती, लारा नहीं, ये एक आदत। जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं ना, तो वो हमारी आदत बन जाती है। और कुत्ते की आदत यही बन गई कि घंटी की आवाज सुनाई देनी और लार टपकाना है मुझे, तो ये उसकी आदत बन गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट 6 नंबर पे कौन सा है कि शिक्षक में मनोवृत्ति का विकास इसी सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है, इसी सिद्धांत पर आधारित कर सकते हैं। जैसे किसी विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना, उदाहरण के तौर पर देखें, कोई भी विषय वस्तु अगर वो रुचि उत्पन्न करनी है, उस विषय वस्तु के बारे में बार बार बच्चों के सामने दोहराइए, उसके बातों को कीजिए, बच्चों के सामने उस विषय वस्तु को प्रकट कीजिए, बार बार प्रकट करेंगे तो एक दिन एक समय आएगा उस विषय वस्तु के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और हम क्या कह सकते हैं कि बालकों की अच्छी आदतों को बनाना, बुरी आदतों को छुड़ाना, बुरी आदतों को छुड़ाना। ये हो सकता है कि कुत्ते के अंदर एक आदत तो डाली गई ना, और उसी प्रकार से हम इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों के अंदर जो बुरी आदतें हैं उनको हम छुड़ा सकते हैं और अच्छी आदतों का उनके अंदर निर्माण हम कर सकते हैं। संवेगात्मक विकास बच्चों का किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संवेगात्मक विकास। और संवेगात्मक विकास का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? भय से मुक्ति। क्या है? भय से मुक्ति, ठीक है ना। तो ये शिक्षा में प्रयोग इस सिद्धांत के, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अंदर हम शिक्षा में प्रयोग कक्षा के अंदर या शिक्षा में हम प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। कि सबसे पहले प्राणी तभी सीखता है जब सतर्क होता है। शिक्षा का सर्व जैसे सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर क्रिया की पुनरावृत्ति, ऐसे करके हमने कुछ 8 ऐसे नियमों को पढ़ा जो ये नियम जो हमारी कक्षा के अंदर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, कि आज जो हमने पढ़ा वो अनुबंधन का सिद्धांत था, पावलोव का, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के अंदर में एक नई सिद्धांत के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में।